हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन का अध्ययन करेंगे। और बच्चों, हम काव्य खंड के अंदर अध्याय फर्स्ट किया है, आपने पूरा भी कर लिया होगा। और बाकी बच्चों, हमें अभी तक अच्छी तरह सिलेबस कन्फर्म नहीं होने के कारण अभी बोर्ड का सिलेबस अभी कन्फर्म नहीं है, तो इस वजह से हम काव्यखंड को एक बार थोड़ा सिलेबस कन्फर्म हो जाए फिर उसके आगे स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो इसमें हम गद्य खंड के अंदर 13 नंबर अध्याय कर लेते हैं, और फिर इस अध्याय के बाद हम ग्रामर शुरू करेंगे। ग्रामर करेंगे जब तक अपना सिलेबस कन्फर्म नहीं हो जाए, तब तक हम जो ग्रामर के टॉपिक होते हैं वो लगभग कन्फर्म ही रहते हैं, तो इसलिए हम वो करेंगे। तो पहले आज हम अध्याय नंबर एक बार जो 13 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो ये आपके सिलेबस में रहने के चांसेस हैं, इसलिए हम इसे पहले कर लेते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक जाने माने लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में और मृत्यु 1938 में हुआ था। तो 1938 में जब इनकी मृत्यु हुई थी, तब अंग्रेज़ों का राज था और भारत में जो क्रांतिकारी भी दौर था, स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, और उनका पूरा का पूरा इफेक्ट यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर था। तो उस समय किस प्रकार से समाज में स्त्रियों की शिक्षा के जो विरोध में यानी कुतर्क देते, यानी समाज के अंदर स्त्रियों को निम्न स्तर पे माना जाता था और किस दृष्टि से देखा जाता था। तो इस प्रकार से शिक्षा, जो स्त्री शिक्षा मतलब उनको दी जानी थी, और उसके विरोध में जो समाज के जो पुरुष प्रधान मानेंगे यहाँ पर, वे पुरुष प्रधान जिस प्रकार से स्त्रियों का विरोध करते थे, तो उनके कुतर्कों का किस तरह से खंडन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और उनके आंदोलन का भी किस प्रकार से इफेक्ट था, इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जीवन परिचय को देखते हैं उनके। तो जीवन परिचय में देखो बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 ईस्वी में हुआ। इनके पिता पंडित राम सहाय दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण कर इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली, यानी उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी, और उस समय जो यानी समाज की स्थिति थी वो भी बड़ी नाजुक थी। उसमें यानी किस प्रकार से जैसे मान लो सामंतशाही शासन था, अंग्रेज़ों का भी शासन था, और उस समय भारत की जो सामाजिक स्थिति वो अच्छी नहीं थी, यानी बुरी दौर से गुजर रहा था। तो इस तरह से हर एक सामाजिक जो परिवार था या समाज में परिवार था, उन पर उसका असर था। तो इसी वजह से वो भी उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के कारण आगे वह स्कूली शिक्षा वो पूर्ण नहीं कर सके और एक रेलवे में नौकरी कर ली। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। और ये भी स्वाभिमानी की बात की जाए तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, और वो बिना किस प्रकार से मान एक विदेशी आक्रांता आकर भारत पर मान शासन करे, और फिर वो इस तरह से अगर वो उनसे कुछ सुनने को मिले, तो इस तरह स्वाभिमानी स्वभाव के जो द्विवेदी जी थे, उन्होंने भी रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे, और सन 1938 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया। यानी इस प्रकार से एक संपादन से भी जुड़े रहे थे, और उसमें किस प्रकार से उन्होंने हर एक जो कुतर्क या मान लो समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनके प्रति उन्होंने अपने लेखन का आधार बनाया, और उसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार की जो काव्य रचनाएं थी वो रची थी। तो आगे देखो बच्चों, महावीर प्रसाद जो द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व, प्रखर कहते हैं यानी उच्च बुद्धि, तीव्र बुद्धि, यानी उनकी जो सोचने की शक्ति थी वो बड़ा मान लो तीव्र रूपी था, या बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, साहित्यकार थे वो, और प्रखर व्यक्तित्व था उनका, यानी कि हर समाज में उनको आदर से उनका नाम लिया जाता था, आदर भाव से देखा जाता था उनको। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, यानी सम आलोचक मतलब सभी की समान आलोचना करने वाले। उन्होंने किसी भी एक जाति, धर्म
या किसी का पक्षधर नहीं बने। वो एक अच्छे निबंधकार थे, संपादक, भाषा वैज्ञानिक यानी भाषा को भी परिष्कृत करने वाले थे, यानी भाषा में सुधार करने वाले थे, इतिहासकार और अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर वो सामने आए। यानी एक उनका जो व्यक्तित्व था एक वो तीव्र बुद्धि का था, यानी वो हर एक मान लो सब्जेक्ट की बात करें तो हर एक मान लो सब्जेक्ट या कह सकते हैं विषय के अंदर वो हर जानकार थे, हर एक पहलू पर वो जानकार थे। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के जो संपादक रहे थे, तो उसमें हिंदी व्याकरण वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। परिष्कार कहते हैं भाषा का सुधार करना, भाषा को जो त्रुटियां होती है उनको सुधार करना। तो यहाँ उन्होंने वर्तनी के नियम यानी किस प्रकार से व्याकरण के अंदर लिखने के नियम बताए कि इनको इस तरह से ही लिखा जाना चाहिए, उनको स्थिर किया। यानी पहले उससे पहले हर कोई जैसा चाहा वैसा अपने नियम कानून बनाता या नियमों के अनुसार वर्तनी रचता और अपने मान लो एक लेखन का आधार बना लेता, लेकिन उन्होंने जो वर्तने के जो नियम थे उसको स्थिर किए और हिंदी गद्य की भाषा का उन्होंने परिष्कार किया, मतलब एक शुद्धिकरण किया। उसमें द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों और लेखकों को साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया, यानी उनको देखकर अनेक जो साहित्यकार थे या कवि थे, लेखक थे, वो सब उनके जो नियम बनाए हुए थे व्याकरण के संबंधित, उसी के आधार पर उन्होंने अपने रचनाओं के रूप में उन्हीं शब्दों को लिया, उसी मतलब अपने आधार बनाया उन्होंने। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के अंदर उत्थान सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। तो बच्चों ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट एक क्वेश्चन बन जाता है, या हम जीके क्वेश्चन के रूप में अगर कहें तो यहाँ पर ये देखिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान यानी सुधार काल के रूप में जो जाना जाता है को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। यानी द्विवेदी युग को अगर दूसरे मान लो अगर रूप में कहें तो एक सुधार काल के रूप में मान लो था, और सुधार काल की अगर बात की जाए तो वह द्वितीय उत्थान के रूप में था, यानी द्वितीय उत्थान था जिसको सुधार काल कहा गया और उसी को भी द्विवेदी युग भी कहा गया। तो इनके प्रयासों से खड़ी जो बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यानी पहले जो लोग खड़ी बोली, यानी उस समय बच्चों ज़्यादा मान लो जो भी मान लो समाज के अंदर हर एक व्यक्ति अनपढ़ था, पढ़े हुए लिखे हुए नहीं थे, निरक्षर थे, वो उन्हें किसी भी प्रकार के अक्षर का ज्ञान नहीं था, इसलिए उनकी जो भाषा थी वो एकदम खड़ी बोली थी, और उसी खड़ी बोली को उन्होंने भाषा के रूप में प्रतिष्ठा भी दिलाई। यानी उनको इस तरह खड़ी बोली को उपयोग करके काव्य रचनाएं की, जिससे जो जैसे जैसे समाज शिक्षित होता गया, उनके जो भाषा के रूप में जो मतलब काव्य रचनाएं थी उनको लोग पढ़ने लगे और पढ़ कर वो इस तरह से समाज के अंदर सुधार आने लगा। तो इस तरह से उनके युग को द्विवेदी युग के रूप में भी जाना जाने लगा। द्विवेदी जी ने भारतीय समाज परंपरा का समालोचनात्मक दृष्टि से गहन अध्ययन किया एवं प्रासंगिक विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन कर। तो यहाँ पर देखिए कि द्विवेदी जी ने किस प्रकार से भारतीय जो जातीय परंपरा थी, यानी जो जातिपात के रूप में जिस तरह देखा जाता था, तो उसमें सम आलोचनात्मक यानी सभी को समान रूप से आलोचना करना, और आलोचना कहते हैं अच्छे बुरे का समर्थन करना, यानी कि अगर बुरा है तो उसका खंडन करना और अच्छा है तो उसका मान लो एक तरह से उसका साथ देना या उसकी मान लो पक्षधर बनना, और जो अगर गलत है तो उनको उसका कह सकते हैं बहिष्कार भी किया या उसका खंडन भी किया। तो इस दृष्टि से गहन अध्ययन किया और प्रासंगिक यानी जो उचित हो, और विवेक सम्मत यानी जो बुद्धि से सभी को समान रूप से अच्छा लगे, यानी सभी के एक साथ मालूम अपनी बुद्धि बल से या कह सकते हैं सभी के समान के लिए अधिकारों के लिए परंपरा के रूप में समर्थन करना, और रूढ़ियों का विरोध भी किया उन्होंने रूढ़ियों का। इस तरह से वो एक समाज सुधारक थे। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता कहते हैं अच्छी तरह से समझाने वाला, अच्छी तरह से ज्ञान कराने वाला, बोध कहते हैं ज्ञान को, तो अच्छी तरह ज्ञान कराने वाला, और परिनिष्ठता के गुण यानी चारों ओर निष्ठता मतलब सभी के लिए एक जैसा होना, एक जैसा निष्ठ होना के गुण रूप में झलकते हैं। तो यानी एक तरह से वो बड़े महान व्यक्ति थे जो हिंदी लोग कह सकते हैं काव्य के या कवि के रूप में और लेखक के रूप में उन्होंने अपने
को अपने को अमर बना दिया। किस तरह से द्विवेदी युग के रूप से जो सुधार काल था उसको जाना जाने लगा। तो इस तरह से एक महान रचनाकार थे। इनकी रचनाओं की बात की जाए बच्चों तो हम देखते हैं मौलिक रचनाओं के अंदर काव्य मंजूषा, मंजूषा कहते हैं बॉक्स को, और काव्य यानी काव्यों का बॉक्स, यानी एक तरह से जिस तरह बच्चों संदूक होता है, बड़ा डिब्बा होता है, उसी प्रकार से काव्यों का मंजूषा कह सकते हैं। सुमन, अबला विलाप, कान्य कुब्ज, कविता कल्प जिसे एक काव्य रचना थी उनकी, और अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसक रंजन यानी रस उत्पन्न करने वाले, इस प्रकार से जो अच्छे लगने वाले या मनोरंजन के रूप में, और साहित्य शिखर जो उनका गद्य था, गद्य भाग था, तो इसके अंदर उन्होंने अनेक ऐसी रचनाएं रची। और अनुदित रचनाओं की बात की जाए तो अनुदित कहते हैं बच्चों जिसको मतलब पहले से जो थे उनको परिष्कृत करते हुए या उनको परिष्कार करते हुए उस भाषा को सही तरह रचते हुए उन्होंने अनेक रचनाएं भी रची, जिसमें विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिनी जो पद्य भाग था यानी काव्य खंड था, भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार, रत्नावली और स्वाधीनता जो उनका गद्य रचनाएं थी। तो ये मुख्य रचनाएं थे बच्चों। तो अब अगर जीवन परिचय की बात की जाए तो उनके मुख्य रूप से उनका जो कहाँ के रहने वाले थे वो, और कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, उनकी शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या मालूम कार्य किया था, और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, तो ये सब हम रखते हुए इसको आप करेंगे बच्चों। तो अगर हम बात की जाए तो पहला जो जीवन परिचय के यानी बुक के अंदर आपके 60 नंबर पेज का जो पहला पैरा है उसको आप मुख्य जीवन परिचय के रूप में रखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। इनके पिता पंडित रामसराय दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण, जिसे हम बच्चों पढ़ चुके हैं, यानी उस पूरे पहले पहरे को रखकर फिर आप इसकी जो दूसरा पैरा है उसकी आप फर्स्ट जो पंक्ति उसको रखेंगे। अभी महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी और साहित्यकार थे। इतना लिखने के बाद में बच्चों फिर हम चलेंगे आखिर के अंदर कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर भी द्विवेदी युग भी कहा जाता है। तो इनके प्रयासों में खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो इस तरह से रखेंगे बच्चों इनको। और फिर इनकी रचनाएं वैसा देखा जाए तो जीवन परिचय काफ़ी उनके बहुत यानी हर एक पंक्ति उनके पूरे जीवन को दर्शाता है, किस तरह से वो महान व्यक्ति थे, उनके हर एक विशेषता को दर्शाता है। लेकिन हम इतना सा रखते हुए उनके जो रचनाएं दे रखी है, मौलिक रचनाएं और अनुदित रचनाएं, इनको आप आखिर में रखोगे तो ये आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हो जाएगा आपके द्वारा लिखा हुआ। फिर आगे हम चलते हैं अध्याय के अंदर, जिस अध्याय में स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में। तो इस पाठ परिचय के रूप में देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार से जो लेखक हैं वो किस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। तो प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के महिला मोद शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है, यानी उनकी निबंध रचनाएं थी पत्रिकाओं के अंदर, समाचार पत्रिकाओं के अंदर या जो निबंध पत्रिकाएं थी उनके अंदर। तो उसमें से उन्होंने महिला मोद एक शीर्षक के रूप में निबंध लिखा था, उसी में से ये एक संग्रह करके लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यानी पढ़े लिखे जो पांडित्य यानी जो ज्ञानी व्यक्ति बनते हैं पढ़े लिखे, तो उसमें से प्रकाश में लेते हुए उन्होंने इस एक तरह से पत्रिका के अंदर प्रकाशित किया था और उसी में से इसको लिया गया बच्चों। 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों पुरुष प्रधान व रूढ़िवादी समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ता था बच्चों, क्योंकि उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय समाज था वो पुरुष प्रधान था। आज भी बच्चों यानी स्त्री शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा मिला है। आज यानी
स्त्री और पुरुष को समान दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज के अंदर आज भी जो पुरुष प्रधान समाज है वो स्त्रियों को अपने से निमन मानता है। लेकिन बच्चों उस समय की जो स्थिति थी वो काफ़ी सोचनीय थी, विचारणीय थी। तो इस प्रस्तुत निबंध में स्त्री शिक्षा को समाज एवं परिवार के विघटन एवं पतन के जिम्मेवार ठहराने वाली दक्यानुसी सोच को, यानी कि उस प्रकार की एक जो किसी रूप में सही नहीं मान सकते हम, इस प्रकार के सोच रखने वाले ऐसी सोच रखते थे जो उचित नहीं थी। तो इस प्रकार से एक पुरुषों के द्वारा ये सोच मतलब एकाट्य तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करता है। यानी किस प्रकार की उनकी जो संकीर्णता रूपी सोच थी उसको इस प्रकार से लेखक ने काटा। साथ ही इस देखिए बच्चों, इसमें इन दक्यानुसी एवं प्रासंगिक जो परंपरा के अनुकरण के रूप में, यानी अंध अनुकरण के बजाय विवेक सम्मत एवं तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात है कही गई है। कि इसमें इन जो दक्यानुसी एवं अप्रासंगिक मतलब किस प्रकार से वो बिना सोचे समझे की गई बातें, यानी इस प्रकार से जो उनकी बात थी वो किसी भी रूप में सही नहीं थी। इस तरह से उनको जो परंपरा आधुनिकरण के जो बजाय विवेक सम्मत यानी सोच विचार करके और तर्कपूर्ण, यानी अगर जो भी उचित अगर तर्क दिया जाए तो उसमें भी तर्कपूर्ण होना चाहिए, यानी उस जो भी अगर बात कही जाए तो उसको अंदर सच्चाई भी होनी चाहिए। इस प्रकार से तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। और इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है। यानी उनकी जो कही गई, जो उनके रूप में जो कही गई है या उनको माना गया है, उसको सचमुच उनकी निम्न रचना है उसको प्रस्तुत करती है। उनके जो तर्क थे उनको सही साबित करती है। तो इस तरह से बच्चों इन्होंने किस प्रकार से समाज के अंदर स्त्रियों के विषय में आवाज़ उठाई थी उसके विषय में हम देखते हैं बच्चों। स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान है जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। यानी अगर वो सोचते हैं कि अगर स्त्रियों को पढ़ा लिखा दिया तो जो गृह सुख है, यानी घर के अंदर जो एक परिवार के जो सुख है, पारिवारिक सुख है, या परिवार में रहकर औरतें जिस तरह घर परिवार संभालती है उसका वो नाश हो जाएगा। यानी इस तरह से कारण समझते थे ऐसे जो उस समय के पुरुष। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पैसा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को यानी जो बुरे रास्ते पर चलने वाले हैं, बुरे विचारों वाले ऐसे व्यक्ति हैं, या इस तरह रास्ते पर चलने वालों को सुमार्गगामी बनाना, यानी सही रास्ते को चुनने या सही रास्ते पर चलने के लिए बनाना, और अधार्मिकों को धर्मत्व समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। तो इस तरह से वो जो दलीलें देते हैं। तो बच्चों आज हम एक बार यहीं तक अध्ययन करते हैं, काफ़ी फिर बड़ा लेसन हो जाएगा बच्चों। तो आज हम इतना सा अध्ययन करते हुए आगे हम कल इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए शुरू करेंगे। तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और फिर पाठ परिचय के बारे में, किस प्रकार से वो स्त्री समाज के लिए उस समाज जो पुरुष प्रधान समाज है, किस प्रकार से वो अपने को सही साबित करने के लिए स्त्रियों को मान लो गृह समाज के लिए उनको जो पढ़ाना किस तरह बुरा मानते हैं, इसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। तो आगे हम अध्ययन कर्मानुसार करते हुए देखेंगे बच्चों। तो कल के लिए जय हिंद।